हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम जिस फ़कीर की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत था। उसका नाम नागार्जुन। वे एक गांव से गुजर रहे और उस गांव की एक रानी उनका बड़ा आदर करती थी। उस रानी ने उनको भोजन खिलाया। नंगे फ़कीर हैं और उनको एक हाथ में सोने का पात्र दे दिया और कहा, लकड़ी का पात्र यहाँ छोड़ दीजिए। सोने का पात्र है और उस पर हीरे जड़े हुए हैं, कांसा जिसे हम कह देते हैं। उसकी लाखों की कीमत होगी। नागार्जुन ने ले लिए और चल पड़ा। रानी थोड़ी चकित हुई, आश्चर्य हुई, थोड़ी अजीब सी हालत में हुई, क्योंकि उसने भी सोचा था कि ये तो त्यागी हैं, कहेंगे कि मैं छू नहीं सकता सोने को। हम त्यागी को ऐसे ही पहचानते हैं। हम त्यागी को भी सोने से ही पहचानते हैं। जब तक वे ये न कहे हम छू नहीं सकते सोने को, तब तक हम त्यागी को पहचानते ही नहीं है, फकीर को पहचानते ही नहीं है। जब कोई त्यागी कहता है ये सब मिट्टी है, हम नहीं छूते, लेकिन मिट्टी को तो वे रोज छूता है और सोने को इनकार करता है। अगर मिट्टी ही है तो बेफिक्री से छुओ। नहीं, लेकिन वो कहते हैं सोना मिट्टी है, हम ना छुएंगे, और मिट्टी को मजे से छू लेते हैं। तब जरा शक होता है कि सोना मिट्टी नहीं है। वे कह रहे हैं कि सोना मिट्टी है, लेकिन उसको सोना सोना दिखाई पड़ रहा है। उस रानी ने फकीर को कहा, अरे आप मना नहीं किए, कहना था कि ये सोने का पात्र है। उसने कहा, कैसे सोने का पात्र है? कहाँ का सोने का पात्र है? फकीर बोले कि क्या ये सोना है? उस रानी ने कहा, मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। उसने कहा, वो तो तेरी नासमझी है। फकीर बोले, वो तो तेरी नासमझी है, तू जान, तेरा काम जाने, मुझे क्या मतलब, मुझे इसमें रोटी मांगनी है। कासा पात्र किसी का भी हो, रोटी इसमें खानी है, उससे मुझे मतलब है। इससे ज्यादा मुझे मतलब नहीं है। मुझे पात्र होने से मतलब है। वे लकड़ी का था, सोने का था, काहे का था, वे तुम्हारा हिसाब होगा। हमारा काम केवल इतना ही है, इसमें रोटी और दाल रखकर हम खा लें। हमारा इतना काम तो ये दे देगा ना पात्र तुम्हारा? ये प्रश्न पूछा फकीर ने उस स्त्री से। उस स्त्री ने कहा, उतना तो दे ही देगा, लेकिन मैं सोचती थी सोने का है, आप शायद इनकार करेंगे। उसने कहा, फकीर बोले, मैं फकीर आदमी, मुझे सोने से क्या मतलब, आप समझ रहे हैं? उसने कहा, मैं फकीर आदमी, मुझे सोने से क्या मतलब है? होगा सोने का, वे उनके लिए होगा जिनको सोने का मतलब होगा। रानी आश्चर्यजनक हो गई। फकीर तो चले गए, नंगे फकीर हैं, सोने का पात्र है, हीरे जड़े हुए हैं, वे चमकते हैं धूप में। गांव के एक चोर को दिखाई पड़ा। उस चोर ने कहा हैरानी से, मरे जाते हैं, परेशान हुए जाते हैं, ना हीरे मिलते हैं ना सोना मिलता है, और ये आदमी नंगा आदमी है, इसको कहां से इतना बढ़िया पात्र मिल गया? मगर जिंदगी ऐसी है, यहां जो दौड़ता है जिन चीजों के पीछे, उन्हीं को खो देता है। यहां जिंदगी का नियम यह है कि भागो किसी के पीछे और वे भाग खड़ा होगा, और तुम उसकी तरफ पीठ करके भागो और वे थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे लग जाता है। यह क्या मामला है? आप जा कहां रहे? उस चोर ने कहा, लेकिन ये फकीर कितनी देर तक बचा सकेगा इस पात्र को?
चोर उसके पीछे हो लिया, उस फकीर के पीछे हो लिया। फकीर गांव के बाहर मरगट में ठहरे हैं। एक टूटे खंडहर में भरी दोपहरी में पीछे पदचाप सुनाई पड़ते हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पीछे तो कोई कभी नहीं आता है, मालूम होता है इस पात्र के पीछे कोई आ रहा है। फकीर ने उनकी आवाज सुनी और फकीर सोचने लगे कि मेरे पीछे तो कोई नहीं आता है, लगता है इस सोने और हीरे जवाहरातों के पात्र को देखकर आ रहा है कोई। यहां दुनिया बड़ी अजीब है, यहां आदमियों के पीछे कोई नहीं जाता। हाथ में सोने के पात्र हो तो बहुत लोग चले जाते हैं। यहां आदमी की तो कोई इज्जत नहीं, हाथ में पात्र क्या आया ये सवाल है, पैसा कितना है ये सवाल है। आत्मा की तो कोई कीमत नहीं है। यहां कपड़े कैसे हैं, खीसे गर्म है या नहीं, पैसा है उनमें या नहीं, वे मूल्यवान है। वे गया फकीर अंदर। उसने सोचा नाहक ये बेचारा भरी दोपहरी में इतनी दूर तक आया है। फकीर सोचने लगे रास्ते में कह देता तो वहीं इसको दे देते हम, क्योंकि उनको माया से तो कुछ लेना देना ही नहीं था। और अब ना मालूम कितनी देर तक इसको छिपकर बैठना पड़ेगा। मेरे तो सोने का समय हो गया है। तो उसने खिड़की से वे पात्र, फकीर ने खिड़की से वे पात्र बाहर फेंक दिया और सो गए। वे चोर जो था वहीं खिड़की के नीचे छिपा हुआ था। उस पात्र के गिरते ही तो बड़ा हैरान हो गया कि वो पात्र गिरा दिया। उसने कहा अजीब आदमी है, इतना कीमती पात्र ऐसे फेंक दिया है। खड़े होकर उसने कहा कि धन्यवाद, मैं तो चोरी करने आया था और आपने पात्र फेंक ही दिया। उस फकीर ने कहा मैंने सोचा तुम्हें चोरी करवाने के लिए मैं क्यों जिम्मेवार बनूं। असल में चोरों के लिए वे सब लोग जिम्मेवार हैं जिनकी तिजोरियों पर ताले हैं। उसने कहा मैं क्यों फिजूल झंझट में पड़ूं। फकीर बोले तो मैंने कहा ये फेंक ही देता हूं, मैं भी झंझट से बचूंगा, आराम से सो जाऊंगा, तुम भी अपना ले जाओगे, तुम भी चोर ना बन पाओगे। उस चोर ने कहा अजीब आदमी है, क्या मैं थोड़ी देर भीतर आ सकता हूं, अंदर आ सकता हूं। तो फकीर ने कहा इसलिए मैंने पात्र बाहर फेंका, भीतर तो तुम आते लेकिन तब जब मैं सो गया होता। इसलिए मैंने पात्र फेंका कि जगते में भीतर आ जाओ तो शायद सोने का पात्र ही नहीं कुछ और भी तुम्हें दे सकूं। वे चोर अंदर आ गया, भीतर आ गया। वे पैर पकड़कर उस फकीर के बैठ गया। उसने कहा मैंने ऐसे आदमी नहीं देखे। मन में ईर्ष्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है। कब वे दिन होगा कि मैं भी ऐसे सोने के पात्र को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। तो फकीर ने कहा बस हो गया काम, यही मैं चाहता था, अब तू जा, बात हो गई। नहीं, उस चोर ने कहा इतनी जल्दी ना जाऊंगा। इतनी शांति कहां पाई कि सोने का पात्र इस तरह फेंक सकता। इतना आनंद कहां पाया कि सोने के पात्र का कोई मूल्य नहीं मालूम पड़ता है। इतनी खुशी, इतनी जिंदगी कहां मिल गई। कुछ मुझे भी रास्ता बताओ ना आप, फकीर से पूछने लगा। लेकिन एक बात पहले कह दूं, उस चोर ने कहा कि मैं और भी संतों के पास गया हूं। चोर अक्सर संतों के पास जाते हैं। असल में चोरों के सिवाय शायद ही कोई जाता हो। वे जाते हैं, संतों के पास अक्सर गया हूं। वे मुझसे पहले तो यही कहते हैं कि चोरी छोड़ दो, फिर कुछ हो सकता है। वे छूटती नहीं अपने से, वे छूट सकती नहीं। तो एक पहले बात बता दूं कि चोरी छोड़ने को मत कहना मुझे। वे फकीर हंसने लगे और उन्होंने कहा फिर मालूम होता है तुम संतों के पास गए ही नहीं, तुम भूतपूर्व चोरों के पास ही गए होंगे। क्योंकि जो पहले से एकदम चोरी छोड़ने की बात करते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। चोरी से कुछ लगाव है उनका, पहली बात यही करते हैं। उसने कहा हाँ। चोर ने कहा हाँ यही करते हैं। सब जानते हैं कि मैं चोर हूं, तो वह पहले ये कहते हैं कि चोरी छोड़ो, फिर कुछ हो सकता है। बात वहीं अटक जाती है, वे शर्त ही पूरी नहीं होती।
उस फकीर ने कहा, हम ये बातें ना करेंगे, हम चोरी से कुछ लेना देना नहीं रखते। उन फकीर की बात सुनकर चोर ने कहा, फिर अपना तुम्हारा मेल हो सकता है, कहिए, मैं करूंगा। उस फकीर ने कहा, एक काम कर, चोरी ध्यान पूर्वक करना। तो चोर बोला, क्या मतलब चोरी करूं? उस फकीर ने कहा, बिल्कुल बेफिक्री से कर, लेकिन ध्यान पूर्वक। उसने फकीर से पूछा, यह ध्यान पूर्वक चोरी का क्या मतलब हुआ? तो फकीर ने कहा, जब तू चोरी कर तो पूरा जागा हुआ शांत मन से कर, पूरे होश से भरे हुए चोरी करना, बेहोशी में मत करना, पूरा जागृत होकर चोरी कर रहा हूं। चोर बोला, मैं पूरा जागृत होकर चोरी कर रहा हूं, जानते हुए हाथ उठाना, ताले तोड़ना, धन निकालना, जानते हुए कि चोरी कर रहा हूं, बस इतना और कुछ नहीं। उस चोर ने कहा, यह हो सकेगा? नतीजे की खबर कब दूं? तो फकीर ने कहा, 15 दिन तक मैं यहां टिका हूं, तू आ जा जब तुझे लगे कि कुछ और पूछना है। वे चोर दूसरे दिन आया और रोने लगा और उसने कहा, मुश्किल में डाल दिया बाबा, आदमी बड़े अजीब मालूम पड़ते हैं, क्योंकि मैं कल चोरी करने गया, ऐसा मौका जिंदगी में कभी भी नहीं मिला था। राजा के महल पहुंच गया, तिजोरी खुल गई, अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा था। उस तिजोरी के सामने हाथ डालता हूं होशपूर्वक तो हाथ भीतर नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही मुझे ख्याल आता है कि चोरी कर रहा हूं, हाथ रुक जाता है, क्योंकि चोर मैं भी नहीं होना चाहता। अगर कोई कह दे कि मैं उसकी गर्दन काट डालूं, चोर मैं भी नहीं होना चाहता। होश छूटता है तो हाथ भीतर चला जाता है, लेकिन जैसे ही होश आता है, मुट्ठी खुल जाती है, हाथ बाहर लौट आने लगता है। आधी रात बीत गई और आखिर बिना चोरी किए वापस लौट आया। ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया, सीधा कहो ना कि चोरी मत करो, ये चोर ने कहा। फकीर फिर हंसे। फकीर बोले, चोरी से हमें लेना देना कुछ नहीं, बस ध्यान पूर्वक करो, क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि ध्यान पूर्वक आज तक कोई चोरी नहीं कर सका और ना ही कर सकता है। फकीर ने एक बहुत ही असमंजस सी बात कही, और वो अद्भुत फकीर थे, इसीलिए नागार्जुन। उन्होंने उसे जगा दिया जो कोई और संत ना कर सका, क्योंकि जो संत हैं वो आपको जगाते हैं, संत आपको सुलाते नहीं। और जैसे ही वो जागा तो उसे लगा कि ये गलत है। ये फकीर बड़े रहस्यमयी है, हर चीज में, हर बात में कुछ ना कुछ ज्ञान दे देते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियां, ये बातें अच्छी लगती तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।